तो लास्ट जो हमने क्वेश्चन देखा था उसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 के सभी क्वेश्चन क्या था? Chlorine is prepared in the laboratory by treating manganese dioxide, that is MnO2, with aqueous hydrochloric acid. According to the reaction, जो given था 4HCl plus MnO2 gives 2H2O plus MnCl2 plus Cl2, जिसमें आपको Mn का एटॉमिक मास होता है 55। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ MnO2। आपके पास मैंने इसको दिया सिर्फ 5 ग्राम, तो HCl कितना रिएक्ट करेगा उस 5 ग्राम से, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले जो रिएक्शन हमको दिया हुआ है ना, हमने क्या किया था, पहले इस रिएक्शन का मासेस निकाले थे सब रिएक्टेंट्स का। जैसे कि HCl का मास कितना हो जाएगा 1 प्लस 35.5 विच विल बी 36.5। पर ऐसे 4 HCl है, 4 HCl है ना, तो 4 इंटू 36.5 एंड दैट वाज कमिंग आउट टू बी कितना था 146 आ रहा था क्या, 146 ग्राम। 36 का डबल 72 होता है, फिर 72 का डबल 144 हो जाएगा, और 0.2 का 4 टाइम्स करोगे तो 2, 144 प्लस 2 इज 146। ठीक है, इसका मास निकाले थे, कितना आ जाएगा 55 प्लस 32 एड हो कितना हो जाएगा 87 ग्राम। तो यहां से इस रिएक्शन से हमें पता चला कि 87 ग्राम MnO2 को 146 ग्राम HCl लगता है। ये हमने कहां से निकाला, गिवन रिएक्शन से। कैसे निकाले, सारे के एटॉमिक मासेस को ऐड कर, ये हमें पता ही है एटॉमिक मासेस, मैग्नीज का नहीं पता था तो वो क्वेश्चन में दिया है 55। ठीक है, तो अब यहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा कि 87 ग्राम MnO2 reacts with 146 ग्राम HCl, करेक्ट? यही रिएक्शन से। तो 1 ग्राम को कितना लगेगा, तो 87 से डिवाइड कर देंगे। इट इज जस्ट लाइक कि अगर आपने 20 रुपए में 4 पेन खरीदे तो 1 पेन कितने का होगा, 5 रुपए। और कैसे निकाले, 20 डिवाइड बाय 4। याद वही चीज है, 87 ग्राम MnO2 रिएक्ट करता है इतने ग्राम HCl से, तो 1 ग्राम कितने से करेगा, डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 146 अपॉन 87 ग्राम HCl लगेगा। 1 ग्राम MnO2 को कितना HCl लगेगा, इतना ग्राम HCl। पर हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है, इसका 5 ग्राम। तो 5 ग्राम के लिए अभी आपने 20 रुपए में 4 पेन खरीदे थे ना, तो 1 पेन कितने का हुआ 5 रुपए का, तो अब 100 पेन कितने के होंगे, तो 5 ग्राम के लिए इसी को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनल आंसर हमारा कितना होगा 146 अपॉन 87 इंटू 5। इतना ग्राम HCl लगेगा 5 ग्राम MnO2 को। एम आई क्लियर? और सेपी कैलकुलेशन को मैंने क्या बताया था, क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस, स्टोइकोमेट्रिक का मतलब ही होता है कि एक रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट यूज हो रहा है और कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं उसका स्टडी। क्या बन रहा है वो नहीं, कितना बन रहा है, कितना रिएक्ट हुआ, कितना बना, क्वांटिटी पे डील कर रहे हैं अपन। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि क्या बन रहा है, बन रहा होगा जो भी बन रहा होगा, कितना बन रहा है उससे मतलब है। दैट इज द स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन का। C प्लस O2 गिव्स CO2। ये इक्वेशन बैलेंस है, बैलेंस होना बहुत जरूरी है इक्वेशन का, तभी आप सही क्वांटिटी बता पाओगे। ये इक्वेशन बैलेंस है, लेफ्ट साइड में 1 कार्बन, राइट साइड में 1 कार्बन, लेफ्ट साइड में 2 ऑक्सीजन, राइट साइड में 2 ऑक्सीजन। तो अब इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन, 12 कहां से आया, कार्बन का एटॉमिक मास, रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑक्सीजन। 32 कहां से आया, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, डबल करेंगे तो 32। इट विल गिव 12 प्लस 32 दैट इज 44 ग्राम। ये बेसिक है हमारा। जैसे इस रिएक्शन के लिए बेसिक क्या था कि 146 ग्राम HCl 87 के साथ रिएक्ट करेगा, राइट? वैसे यहां पर भी
12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तब जाके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्वेश्चन है मेरा कि अगर मैंने आपको 6 ग्राम कार्बन दिया और ऑक्सीजन 32 ग्राम दिया तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो सीधा ऐड नहीं करना कि जैसे हमने यहाँ 12 32 को ऐड करके 44 ले आया, वैसा नहीं करना है कि 6 + 32 करके 38 कर दिए, नहीं। अब इसको लॉजिकली समझेंगे अगर हम, तो 12 ग्राम को 32 ग्राम चाहिए था ना, तो 6 ग्राम को भी 32 होना चाहिए होगा, 6 ग्राम को तो कम चाहिए होगा। अब जब आपने इसको आधा किया तो आप इसको भी आधा करोगे, तो 6 ग्राम को कितना लगेगा, 16 ही लगेगा, और ऐड करेंगे तो कितना होगा, 22 ग्राम। आपका ऑक्सीजन बच जाएगा क्योंकि कार्बन खत्म हो चुका है, क्योंकि आपको कार्बन कम दिया गया था। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर आप इसका रेशियो निकालो, आपको रिक्वायरमेंट समझ में आ जाएगी। 3:8 ये रेशियो में होता है। हर 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो 6 को कितना चाहिए, 16, 9 को कितना चाहिए, 24, तो 12 को कितना चाहिए, 32। तो 6 के हिसाब से मुझे आपको ऑक्सीजन कितना देना चाहिए था, 16, मैंने कितना दिया, तो 16 ग्राम बच जाएगा ना, आया ना, ठीक है। पर मैंने आपको कार्बन कम दिया था, तो इसको अपन ने क्या नाम दिया था, इसको क्या बोलते हैं अपन, लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों लिमिटिंग, क्योंकि प्रोडक्ट कम बना, किसके कारण, ऑक्सीजन तो बचा है ना अभी भी, ऑक्सीजन तो बैठा है कि और कार्बन आए तो मैं रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और बनाऊं, बट हमने कार्बन को कम दिया था आपको, तो किसके कारण रिएक्शन बंद हो गया, कार्बन के कारण। इसलिए कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट, कार्बन। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब वो रिएजेंट जिसके कारण रिएक्शन स्टॉप हो गया। क्यों, क्योंकि वो खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि वो कम दिया गया था, तभी तो लिमिटिंग बोल रहे ना, लिमिटिंग रिएजेंट। उसके कारण लिमिटेशन आ गई, किस पे, प्रोडक्ट के बनने में। प्रोडक्ट और बन सकता था, आया ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो पड़ा ही है ना अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं एक्सरसाइज के, उसको करके फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर चालू करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ रहे हैं क्या, ओके। A welding fuel gas contains carbon and hydrogen only, है ना। ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, आपको पता है हाइड्रोकार्बन्स हमने पढ़ा है ना, एल्कीन एल्कीन अल्काइंस, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और उनमें से ही एक गैस को हम यूज करते हैं वेल्डिंग के लिए। वेल्डिंग समझते हैं ना, लोहे की कोई चीज अगर टूट जाती है तो अपन उसको, दोनों लोहे को जोड़ने के लिए बीच में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ करके उसके जॉइंट में हीट अप करते हैं ताकि दोनों मेल्ट हो, और ठंडा होने के बाद दोनों आपस में चिपक जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सोल्डरिंग करते हैं, वैसे ही मैकेनिकल में हम वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, ओके। तो उसके लिए एक फ्यूल यूज होना चाहिए जो जलेगा। कहीं भी आपको कुछ चाहिए तो फ्यूल तो चाहिए ना, जैसे गाड़ी में भी पेट्रोल जल रहा है, तो वैसे यहाँ भी एक फ्यूल चाहिए जो जलेगा, उससे एनर्जी क्रिएट होगी और हम उससे मेटल को मेल्ट कर पाएंगे, आयरन को मेल्ट कर पाएंगे, तभी तो वेल्डिंग हो पाएगा, ठीक है। हाँ, तो वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। उसके पास सिर्फ क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन से ही बनी है वो गैस पूरी की पूरी। बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.690 ग्राम ऑफ वाटर एंड नो अदर प्रोडक्ट। आपने थोड़ा सा सैंपल लिया उस गैस का, कितना ग्राम लिया वो नहीं पता, सुन रहे क्या, थोड़ा सा मैंने आपको सैंपल दे दिया गैस का, कितना ग्राम है वो नहीं पता, बट जब आपने उसको जलाया, किसके प्रेजेंस में जलता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जब आपने उसको जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो 3.38 ग्राम CO2 बना। तो ये C कहां से आया होगा, नहीं फ्यूल से, उसी को तो जला रहे हैं क्या भाई, अरे एटमॉस्फेयर से तो हमने सिर्फ ऑक्सीजन लिया है, वो भी जलाने के लिए, हेल्प करने के लिए, बट कार्बन कहां से आएगा, पूरा फ्यूल से आएगा। मैंने क्या बोला, मैंने आपको फ्यूल दिया थोड़ा सा और जलाने के लिए ऑक्सीजन दिया, जब दोनों जले तो फ्यूल में जितना भी कार्बन था वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, फ्यूल में जितना भी हाइड्रोजन था वो वाटर बन गया। तो 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर कितना बन रहा है, 0.690 ग्राम वाटर। अब समझे मेरा क्वेश्चन, तो कार्बन कहां से आया होगा, फ्यूल से,
हाइड्रोजन कहां से आया होगा? फ्यूल से। ऑक्सीजन तो हमने सप्लाई किया है जलाने के लिए, समझ रहे हैं? तो यहां से हम ना इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालेंगे। अब ध्यान देना, 44 ग्राम CO2 में कार्बन कितना होता है? 12। बाकी 32 तो ऑक्सीजन था ना, अभी तो देखे थे, देखो इस पूरे CO2 में C कितना है? 12 ग्राम। ऑक्सीजन कितना है? 32 ग्राम। तो 44 ग्राम CO2 में कार्बन कितना है? 12 ग्राम। तो 1 ग्राम CO2 में कार्बन कितना होगा? 12/44 ग्राम कार्बन होगा। हमारे पास कितना ग्राम CO2 है? 3.38 ग्राम CO2 है। तो कितना कार्बन होगा उसमें? 3.3। इतना ग्राम कार्बन है मेरे फ्यूल में। ऐसे हाइड्रोजन में निकाल लेंगे ना कि 18 ग्राम पानी में 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है, हाँ या ना? कितने लोग एग्री करते हैं इससे? 18 ग्राम पानी में 2 ग्राम हाइड्रोजन है, बाकी 16 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन। कैसे पता चला? H2O 2 + 16 8। तो ये 2 क्या है? तो 18 ग्राम पानी में हाइड्रोजन कितना है? 2 ग्राम। तो 1 ग्राम पानी में 2/18 ग्राम हाइड्रोजन। तो कितना ग्राम है अपने पास वाटर? 0.690 ग्राम पानी बना ना जलाने के बाद। तो H2O कितना हो गया? 2/18 इंटू 0.690, इतना ग्राम हाइड्रोजन। तो ये क्या निकला अभी पता है आपको? आपको जो मैंने फ्यूल दिया था ना, वो कितना ग्राम है वो पता चल गया आपको। दोनों को ऐड कर देना, इतना ही तो ग्राम है फ्यूल। मैंने आपको नहीं बताया ना कि अब हम सिर्फ इतना यहां लिखा है कि बर्निंग अ स्मॉल सैंपल। वो सैंपल कितने ग्राम का है ये नहीं लिखा था, है ना? बट इतना जरूर दिया था कि उसको जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है और वाटर कितना बन रहा है। तो उस डेटा से हमने कार्बन और हाइड्रोजन निकाल लिया। अब दोनों को ऐड कर दो तो ये दोनों आए कहां से हैं? फ्यूल से। तो फ्यूल का आपको मास पता चल गया। समझे क्या? पक्का? ठीक है। निकालना क्या है हमको? अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू वे 11.6 ग्राम। कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलर मास ऑफ द गैस एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो पहले ये दो डेटा आप लोग निकालिए जल्दी। पहले मुझे बताओ तो कितना कार्बन है कितना हाइड्रोजन है, तब तो अपन उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे ना। मैं वापस बताऊंगा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना, पर पहले दोनों का मास निकालो जल्दी। स्टार्ट कैसे करेंगे? लिख लेना, अमाउंट ऑफ कार्बन। लिखो पहला स्टेप जो होगा, अमाउंट ऑफ कार्बन, अमाउंट ऑफ कार्बन इन 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अमाउंट ऑफ कार्बन इन 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, अमाउंट ऑफ कार्बन in 44 gram carbon dioxide is equals to 12 gram, is equals to 12 gram, is equals to 12 gram. Therefore amount of carbon, therefore amount of carbon अपन को कितने में से निकालना है? 3.38 से। therefore amount of carbon in 3.38 gram CO2, amount of carbon in 3.38 gram CO2 is equals to 12/44 into 3.38, 12/44 into 3.38। इसका आंसर बताओ तो कितना आ रहा है? दो स्टेप लिखे ना अपन अभी। पहले स्टेप में क्या लिखे? जो हमें पता था पहले से ही। क्या पता था पहले से? कि 44 ग्राम में 12 ग्राम होते हैं। तो 3.38 में कितने होंगे? 12 डिवाइड बाय 44 इंटू 3.38। इसका कैलकुलेशन करो तो 12/44 इंटू 3.38। कुछ कैंसिल हो तो कैंसिल कर दो एंड देन मल्टीप्लाई कर दो। ये आ रहा है क्या? देखो 0.9218 आ रहा है क्या? देखो सिंपल था कैलकुलेशन। आपने 2 से कैंसिल करना चालू किया तो ऊपर 3 बचा, नीचे 11 बचा।
4 से भी कर सकते थे, 4 3 12, 4 11 का 44। अब आपने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया इससे तो आया 10.14। अब 11 से डिवाइड कर, 11 का टेबल तो इजी होता है, ये तो जाने से रहा, तो 0.101 99 9 टाइम्स में, तो पहला आ गया ये। रिमाइंडर कितना बचा 2, 101 से 99 माइनस किया ना, तो रिमाइंडर कितना बचा 2। अब क्या लेके आए नीचे 4, 24 22 2 टाइम्स में, रिमाइंडर अगेन 2। अब एक 0 ऐड होगा तो 20 तो जाएगा नहीं 2 टाइम्स में, तो 8 टाइम में 11, कितना बचा 9, 98 9 टाइम्स में जाएगा नहीं, तो 8 टाइम्स में 88। तो इमेजिन करके कैलकुलेशन करो, इमेजिन किए जो बोला मैं आपको, दिखा ऐसा आ रहा है 98। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते थे ना, पर इसी चीज को अपन इमेजिन करके कर दिए पूरा, कि पहले 0 बार में जाएगा, फिर एक नीचे 1 ले आए, फिर ये 9 टाइम्स में जाएगा 99, फिर रिमाइंडर 2 बचा, फिर हमने 4 ले आया नीचे, फिर 2 टाइम्स में 22 गया, फिर 2 बचा, फिर 0 लाए नीचे, 20 तो जाएगा नहीं, मतलब 2 टाइम्स में, तो एक टाइम में जाएगा 11, रिमाइंडर 9 बचा, फिर एक 0 लेके आए नीचे। अब 90 तो 88 बार 88 से जाएगा, मतलब 8 टाइम्स में, तो 9 2 18। समझ रहे हैं? तो ये छोटा कैलकुलेशन था, 11 का टेबल था, इसलिए ऐसे ही हो गया बिना ये किए। तो इतना कैलकुलेशन होना चाहिए आपके दिमाग के अंदर, समझ रहे हैं क्या? बार बार अब आपको ना जैसे ये यही मल्टीप्लाई करना है, मैं थोड़ा सा फास्ट करने के लिए चीजें बता रहा हूँ। आप 3 इंटू 3.38 मल्टीप्लाई करना है, तो आप फिर साइड में कहीं लिखोगे 338 इंटू 3। अरे यहीं से कर सकते हो ना डायरेक्टली, 3 8 24 का 4 कैरी 2, 3 8 3 3 9 प्लस 2 11 का 1 कैरी 1, 3 3 9 प्लस 1 10, यही हो गया कैलकुलेशन। तो वहां साइड में वापस लिखोगे, फिर वहीं कैलकुलेशन करोगे, फिर यहाँ लिखोगे, तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो इससे छोटे मोटे कैलकुलेशन तो आप ऐसे ही सीधा कर सकते हो यहीं पर। Am I clear? ठीक है, आ रहा है 0.9218 ग्राम। अब सेम स्टेप्स वाटर के लिए करो, अब नहीं लिखवा रहा हूं, जल्दी करो 2 स्टेप। क्या पता है हमें पहले से कि 18 ग्राम पानी में 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है, तो राइट द स्टेप। जैसे अभी अपन ने लिखा है कि अमाउंट ऑफ कार्बन है, तो अब क्या लिखोगे आप, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। सुन रहे हैं क्या? अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन 18 ग्राम वाटर कितना होता है 2, देयरफॉर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन 0.690 ग्राम is equals to 2 upon 18 into 0.9। फाइनल कैलकुलेशन कुछ ऐसा होगा 2 बाई 18 इंटू 0.690। अब ये कैलकुलेशन कैसे करोगे, ये गया 9 टाइम्स में, अब आपको 0.690 को 9 से डिवाइड करना है, थोड़ा 3 के टेबल से काट भी सकते हो उसको, तो 3 टाइम्स में 0.230 टाइम्स में। अब 3 का टेबल तो इजी है, यही कैलकुलेशन हो जाएगी। 0. हाँ 7 नहीं, एक 0 खा गया, पहले 2 से देखेगा ना, तो 2 तो जाने से रहा, तो 0 आ गया। अब 23 आएगा, तो अब 7 टाइम्स में 21, रिमाइंडर 2, तो 20, तो 6 टाइम्स में, तो ये 6 6 6 चलता रहेगा। अब तो उसको राउंड ऑफ कर दो 7। समझ रहे हैं क्या? तो 0.0767 ग्राम हाइड्रोजन है फ्यूल में। अब दोनों को ऐड करो तो फ्यूल का मास आ जाएगा। समझ रहे हैं क्या? क्या 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 क्या, क्या ऐड करना है? कार्बन का मास कितना था 0.9218, हाइड्रोजन का मास 0.0767। मतलब आपको मैंने फ्यूल का मास नहीं दिया, बट जो डेटा मैंने आपको दिया था कि उस फ्यूल को जलाने पर इतना CO2 और इतना H2O बना, उससे आपने कार्बन और हाइड्रोजन निकाल लिया और दोनों को ऐड कर दिया, तो ये फ्यूल का मास हो गया। मैं क्लियर? ठीक है, तो ऐड कर दो, ऐड कर दो दोनों का, तो मास ऑफ फ्यूल लिख दो, मास ऑफ फ्यूल इज इक्वल्स टू, ऐड करो दोनों को 0.9985, 0.9985 ग्राम। अब देखो, जिन्होंने एम्पिरिकल फॉर्मूला की क्लास अटेंड करी है उनको याद है कि क्वेश्चन में क्या दिया रहता था, परसेंटेज, याद है? फिर हम उस परसेंटेज को सीधा ग्राम में लिख देते थे, 100 ग्राम एज्यूम करके, है ना? तो पर यहाँ पे तो ये सब ग्राम्स में दिए हुए हैं। अब आप परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालोगे? परसेंट ऑफ कार्बन निकालो तो क्या करोगे, 0.9218 अपॉन 0.9985 इंटू 100, ये आ जाएगा कार्बन का परसेंटेज। और जो 100 से माइनस करोगे तो आपको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकल जाएगा, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन।
तो ये एक और काम करना पड़ेगा, करो जल्दी से। एक बार परसेंटेज आ गए तो फिर हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला का टेबल बस बनाना है, काम हो जाएगा हमारा। निकालो दोनों का परसेंटेज, एक ही का निकालना है, दूसरे का तो 100 माइनस से आ जाएगा। ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन बोलते हैं इसको, है ना, कि आपके गिवन कंपाउंड में हर एलिमेंट का क्या परसेंटेज है। तो इतने में 0.9218 ग्राम क्या है, कार्बन। तो ये डिवाइड बाय ये करेंगे ना, इनटू 100। इट्स जस्ट लाइक जैसे आपका टोटल ग्रैंड टोटल आया है 10th में, लेट से 400, है ना, टोटल ग्रैंड टोटल कितना आया 400, उसमें आपके साइंस में मार्क्स है 80, तो उसमें साइंस का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन हुआ, तो 80 अपॉन 400 इंटू 100, समझ रहे, यानी कि आपके परसेंटेज में 20% किसका है, साइंस का है। तो वही अब निकाल रहे कि कार्बन कितना परसेंटेज। तो कार्बन का मास कितना था 0.9218, ओवरऑल फ्यूल का मास कितना था, दोनों को डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। निकालो कितना आएगा, पॉइंट पॉइंट कैंसिल कर देना, सीधा डिवाइड करेंगे। 9218 को डिवाइड करेंगे 9985 से, तो पहले तो जाने नहीं वाला, 0 टाइम्स में जाएगा, 9218 पॉइंट लगा के 0 लेके आ जाओ नीचे। अब ये जाएगा अराउंड 9 टाइम्स में, कितने में जाएगा 9 टाइम्स में। यही सीधा मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, फिर पीछे पढ़ लोगे और फिर ऐसा कैलकुलेशन मत करते रहना। 9 5 का 45 का 5 कैरी 4, 9 8 का 72 प्लस 4 76 का 6 कैरी 7, 9 9 का 81 प्लस 7 इज 88 का 8 कैरी 8, 9 9 का 81 प्लस 8 89, सीधा यही लिखो। ओके, 10 में से 5 गया 5 हो गया, ये 7 में से गया 1, फिर 11 में से 8 गया 3, 11 में से 9 गया, ठीक है, एक 0 ले आते हैं नीचे, ये जाएगा कितने बार में जाएगा, 9 का टेबल चलाओ ना, 9 1 था 9, 9 2 था 80, 9 3 था 27, पार हो जाएगा, तो 2 टाइम्स, 2 5 था 10 का 0 कैरी 1, 2 8 था 16 प्लस 1 17 का 7 कैरी 1, 2 9 था 18 प्लस 1 19 का 9 कैरी 1, 2 9 था 18 प्लस 1 19, करेक्ट। 0 15 में से 7 गया 8 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, और 12 में से 9 गया 3, ठीक है। लास्ट एक डिजिट और निकाल देते हैं, कितने बार में जाएगा, 9 3 का 27, 9 2 3 5 का 15 का 5 कैरी 1, 24 प्लस 1 25 का 5 कैरी 2, 27 प्लस 2 29 का 9 कैरी 2, 27 प्लस 2 29, हाँ हाँ जो भी है 92.3, और एक और डिजिट निकाला तो 92.32 आ रहा है, 92.32, ये आ गया कार्बन का परसेंटेज, कितना आया 92.32। अब इसके पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला के जितने भी क्वेश्चन किए यहां तक दिया रहता था, याद है आपको, दिया रहता था ना कि परसेंटेज ऑफ सारे एलिमेंट का परसेंटेज दिया रहता था, अब यहाँ पे परसेंटेज निकालना पड़ा, तो ये एक काम हमारा एक्स्ट्रा हो गया इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब कितना बच गया 92 पॉइंट यहाँ पर है, तो ये कितना 7 पॉइंट समथिंग होगा, 7.68, हाँ 68 प्लस 32 100, ठीक है, समझ जाएगा। अब हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला का टेबल चालू होगा, यहाँ तक क्लियर है। अभी तक इस क्वेश्चन में ये चीज दिया रहता था परसेंटेज एलिमेंट्स का, ठीक है, बट अब यहाँ नहीं दिया है, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम आया उन लोग एक बार देखना, बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है एम्पिरिकल फॉर्मूला का, पेज नंबर 16 प्रॉब्लम 1.2। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन बस पढ़ लो, है ना, पेज नंबर 16 जो सॉल्व एग्जांपल है उसको पढ़ो एक बार, तो सीधा देखना कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन का परसेंटेज दिया हुआ है, मतलब ये पढ़ो ना 4 लाइन क्वेश्चन, क्या क्या दिया हुआ है कि कार्बन कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% carbon
एंड 71.65% क्लोरीन। पहले से ही एलिमेंट परसेंटेज के फॉर्म में दिए हुए थे। फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्या निकालने बोला है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो अब यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया था तो हमने निकाल लिया। अब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, बड़े आगे, है ना। चलिए, तो टेबल बनाएंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाने के लिए। पहला कॉलम क्या रहेगा? एलिमेंट का नाम। देखो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम में लिख लेना एलिमेंट। जो फर्स्ट क्लास में है वो भी ध्यान देंगे ना, ऐसा मत सोचना कि छोड़ देते हैं आज। ठीक है, वैसे थोड़ा सा पुराना भी बता रहा हूँ बीच बीच में, है ना। एलिमेंट का नाम पहले वाले में तो C&H, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अगले कॉलम में अब जो परसेंटेज आपने निकाला है ना, ये मान लीजिए कि आपके पास 100 ग्राम है उसका कंपाउंड का, तो 92.32 ग्राम कार्बन होगा एंड 7.68 ग्राम ऑक्सीजन होगा। तो कार्बन का मास लिख लेते हैं, मास कितना हो जाएगा? 92.32 ग्राम, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 7.68 ग्राम। ये हो गया हमारा सेकेंड कॉलम। ठीक है, बढ़े आगे थर्ड कॉलम में। थर्ड कॉलम लिखेंगे दोनों का मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? उन्हीं का एटॉमिक मास रिटर्न इन ग्राम। तो कार्बन का कितना होता है? 12। कितना होता है? 12 ग्राम पर मोल। यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल। और हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल। एक मोल का मास 1 ग्राम है, इसके एक मोल का मास 12 ग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम। हाँ ले लो, ऐसे ही कुछ चलेगा। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते, ध्यान देना। हम गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो। डिवाइड कितना है का बताना मुझे ये। 92.32 डिवाइड बाय 12 कितना होगा? 12 का टेबल आता है आप लोग को? 12 6 72, 7 टाइम्स में 84 और 8 टाइम्स में 96। तो 8 टाइम्स से तो नहीं जा पाएगा ना, 7 से ही जाएगा। तो 7 टाइम्स से कितना आएगा? 84 ना। रिमाइंडर कितना बचा? 6 2 8, 83। अगेन 83 नहीं जाने वाला, तो फिर से 7 बार में जाएगा। 7.7 क्या 6 बार में जाएगा क्या? सॉरी 6 बार में जाएगा। हाँ 72, 83 आया ना। हाँ तो 72 बराबर, सॉरी 72। कितना बचा रिमाइंडर? 8 + 3 9, 90, 84, 7 टाइम्स। एक बार देख लो ना, कुछ करेक्ट होगा तो बताना। 7.667 आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? 7.69 आ रहा है। सेवन पॉइंट सिक्स नाइन, हाँ सर। ठीक है, और नीचे में तो 1 से डिवाइड करना है, तो 7.68 ही आएगा ना। अब ये अप्रोक्सीमेटली सेम है दोनों। ठीक है, लास्ट कॉलम क्या लिखेंगे? लास्ट कॉलम सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो वो कैसे निकालते हैं अपन? इन दोनों में जो सबसे छोटा है, अभी तो दोनों बराबर आ गए किस्मत से, पर हमने इसके पहले क्वेश्चन किए उसमें सारे बराबर नहीं थे ना। तो इन दोनों में तो सबसे जो छोटा है उसको सबसे डिवाइड कर दो। तो 7.68 से डिवाइड करते दोनों को, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 1 आएगा और ये भी अप्रोक्सीमेटली, ये तो 1 ही आएगा। आगे हमारा, ये हमारी एम्पेरिकल फॉर्मूला की टेबल है। अब जो भी नंबर आए हैं वो उसके साथ लिख दो, तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH। 1 थोड़ी ना लिखते हैं, 1 है तो 1 लिखते थोड़ी ना है, समझ रहे हो? जैसे अपन H2SO4 लिखते हैं तो H2S1O4 थोड़ा ना लिखते हैं। 1 है बट लिखते नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। पढ़ो क्या क्या निकालना था हमें। पहला हमें निकालना था एम्पेरिकल फॉर्मूला, वो हमने निकाल लिया ना, आया ना। देखो जिनकी मोलर मास ऑफ द गैस और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएंगे, उसमें भी आएंगे। चलो पहले एक बार यहां ध्यान देना, जो फर्स्ट टाइम क्लास कर रहे हैं वो एम्पेरिकल फॉर्मूला का मीनिंग समझना। एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब होता क्या है? जैसे कि आपका कंपाउंड है ग्लूकोज C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ग्लूकोज का क्या है? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हर एक केमिकल कंपाउंड का एक फॉर्मूला होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो हमें क्या बताता है उस केमिकल के बारे में, कि वो केमिकल किन किन एलिमेंट से मिलकर बना है और उन एलिमेंट के कितने कितने एटम्स हैं।
जैसे इसको देख के कोई भी बता देगा कि सर ये कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, जिसमें कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है और ऑक्सीजन का 6 एटम है। देख के बता सकते हैं ना, यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। बट एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब हम इस 6, 12 और 6 का क्या निकालते हैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि 6 होगा, और 6 से तीनों को डिवाइड कर देंगे, तो सिंपलेस्ट क्या हो गया, CH2O। ये होता है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, समझे क्या। पर आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं देता ना कभी कि आपको ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया, बताओ इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। हमेशा क्वेश्चन इस टाइप का रहता है कि आपको मैंने एक अननोन कंपाउंड दे दिया, उसमें इतना % ये एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट इतना % है, तीसरा एलिमेंट इतना % है, निकालो एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो आपको परसेंटेज में जब भी दिया रहेगा, आप सीधा उसको 100 ग्राम कंसिडर करना, उससे परसेंटेज को ग्राम में करना आसान हो जाएगा। जैसे अभी हमने किया, हमने मान लिया कि हमारे पास उस गैस का 100 ग्राम है, तो अगर 92.32% कार्बन है उसमें, तो 100 का 92.32% क्या होगा, 92.32, और 100 का 7.68% क्या होगा, 7.68, इसलिए अपन 100 कंसिडर करते हैं। 100 का 5% कितना होगा, 5, 100 का 15%, 15, 100 का 25%, 25, तो 100 का 92.32%, 92.32 ग्राम, 100 ग्राम का 7.68%, 7.68 ग्राम। ऐसे ग्राम में कन्वर्ट करके मोलर मास से डिवाइड करके उनके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। पर ये जो आया है, इट इज नॉट सिंपलेस्ट, वो ये वाला पार्ट है, वो क्या है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टाइप का पार्ट है। हमने दोनों को सिंपलेस्ट करने के लिए क्या कर रहा, दोनों में सबसे छोटा जो है उससे डिवाइड कर दिए। अब किस्मत से यहाँ पे दोनों बराबर थे, नहीं, अगर बराबर नहीं होते, मान लो एक होता आपका, लेट्स से 5 होता एक, और एक होता 2, तो हम 2 से दोनों को डिवाइड करते, तो एक का आंसर 1 आता, 2/2 तो 1 होगा ना, और इसका आंसर कितना आता, 2.5। बट फिर यहाँ पे एंड नहीं होता हमारा टेबल, यहाँ पे एंड इसलिए हो गया क्योंकि ये दोनों नंबर्स क्या है, होल नंबर्स हैं, 1 होल नंबर है ना, बट 2.5 होल नंबर नहीं है, तो हमको एक और कॉलम बनाना पड़ता, सिंपल होल नंबर रेशियो। तब अपन इसको दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते और 5 और 2 हमारा लास्ट आंसर होता। लास्ट कॉलम में जो भी नंबर्स आएंगे, एलिमेंट के बगल में उसको ही लिखना है। समझ में आ रहा है। अब जिनकी फर्स्ट क्लास है वो एग्जाम्पल घर जाकर एक बार देख लेना, जो मैं ये आपको पॉइंट आउट किया है। कौन सा एग्जाम्पल, पेज नंबर 16 में जो एक सॉल्व एग्जाम्पल है, ऐसा ही क्वेश्चन है वो, बस उसमें फर्क इतना है कि उसको थोड़ा इजी बना दिया, उसमें परसेंटेज पहले से दे दिया था, यहाँ परसेंटेज नहीं दिया था, तो अपन ने इतना ताम झाम किया ना पीछे परसेंटेज निकालने के लिए, तो वो आपको करना पड़ेगा, दैट्स इट। बाकी अगर परसेंटेज में दिया तो अच्छी बात है, सीधा टेबल बनाओ, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो। एम आई क्लियर, ठीक। एक और बात, एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर आपने निकाल लिया ऐसे टेबल बना करके, तो अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालोगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने बोला है ना। तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या रिलेशनशिप होता है, ध्यान देना। आप एक इंटीजर लेते हो दैट इज n, जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं किस तरीके से, ऊपर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास निकालते हैं और नीचे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकालते हैं। कैसे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास कितना हो जाएगा, 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16, ऐड करके आएगा ये 180, ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकलेगा, इससे, कितने कार्बन है, 1 यानी कि 12, कितने हाइड्रोजन है, 2 यानी कि 2, कितने ऑक्सीजन है, 1 यानी कि 16, ऐड करूं कितना आएगा, 30, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, C6H12O6 आ गया ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। तो जिससे हमने डिवाइड किया था उससे मल्टीप्लाई किया, पर वो नंबर आया कहां से, n, दोनों के डिवाइड करने से। एम आई क्लियर। तो अब आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला तो आ गया है, बट आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, तो आप मास नहीं निकाल पाओगे, हाँ या ना। अगर होता तो दोनों को डिवाइड करते, n निकालते और एम्पेरिकल फॉर्मूला से इनटू कर देते, आया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट ऐसा दिया नहीं है आपसे। तो इनफैक्ट मोलर मास पूछा है ना, सेकंड पार्ट वही पूछा है, अब उसको कैसे निकालोगे। तो उसके लिए एक डेटा और दिया है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, सेकंड थर्ड लाइन पढ़ो क्वेश्चन की। क्या बोला है आपको कि उसका 10 लीटर वॉल्यूम का वजन कितना है, 11.6 ग्राम। समझ में आया क्या, सोचो 10 लीटर का मात्र 11 ग्राम है, कितनी हल्की लिक्विड है, नहीं गैस है। 10 लीटर मतलब कितना, पानी 10 लीटर तो 10 किलो हो गया ना, पानी 10 लीटर 10 किलो हो गया, पर उस गैस का 10 लीटर कितना ग्राम है,
मात्र 11.6 ग्राम। 10 ग्राम का तो ये पेन ही होगा। इस पेन के लगभग मास है उस 10 लीटर गैस का। गैस तो लाइटर होती है ना, समझ आएगा। ये डेटा से हम मास निकाल सकते हैं, उसका मोलर मास कैसे। हमें पता है कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एसटीपी में, ध्यान से सुनना, किसी भी एक मोल गैस का मास उसके मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम के बराबर होता है और उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। ये हमने मोल कंसेप्ट में पढ़ा है, याद आ रहा है। फिर से बता रहा हूं, एट एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर विच इज 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटीएम प्रेशर। ये हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन है। इस कंडीशन पे किसी भी गैस का अगर आप एक मोल लेते हो, एक मोल मतलब क्या होता है, उस गैस का इतना मॉलिक्यूल। अगर आप उस गैस का एक मोल लेते हो तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर, और उसका वजन कितना होता है, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। एक एग्जांपल, ऑक्सीजन का एक मोल का मास 32 ग्राम होगा और उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर्स होगा। ये है उसका मीनिंग ऊपर वाले का। एक और एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल का मास होगा 44 ग्राम और उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। नाइट्रोजन गैस का एक मोल का मास होगा 28 ग्राम और उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। ये गैस आप बताओ। हीलियम के एक मोल का मास होगा 4 ग्राम और उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। ये सब मैं क्यों लिख पा रहा हूं, एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में जब वॉल्यूम को मेजर किया गया था तो हर गैस के एक मोल का वॉल्यूम से, ठीक है। ये एवोगाड्रो मोल कंसेप्ट, समझ रहे हैं। मोल कंसेप्ट वाज गिवन बाय एवोगाड्रोस। ये नंबर किसने दिया था, एवोगाड्रो ने। इसलिए नाम भी है इस नंबर का एवोगाड्रोस कांस्टेंट या एवोगाड्रोस नंबर। अब ये भी एक गैस है, इसके भी एक मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर, और उस एक मोल का मास उसके मोलर मास के बराबर होगा। तो मोलर मास निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, कितना दिया आपने को कि 10 लीटर का मास कितना है, 11.6 ग्राम। तो 22.4 का मास कितना होगा, 11.6 अपॉन 10 इंटू 22.4। इसमें किसी को डाउट है तो अभी पूछो। मैंने वन वाला स्टेप खा दिया है, नहीं तो मैं वन वाला लिखता ना पहले कि 10 लीटर का मास 11.6 ग्राम है, तो 1 लीटर का मास कितना होगा, 11.6 बाई 10, तो 22.4 का कितना होगा, 11.6 बाई 10 इंटू 22.4। वो एक वाला स्टेप मैंने खा दिया है, मतलब स्किप कर दिया है, समझे क्या। तो ये जो मास आएगा ना, यही उस गैस का क्या होगा, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास। निकालो इसको। अच्छा, इसको लिखते कैसे, लिखो नीचे, लिखिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला तो सबका हो गया ना, सबने लिखा ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला CH है, यहां तक लिखियो सब। एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH, ठीक है। हाँ, आगे चलो, नीचे लिखना। 10 लीटर ऑफ द गैस एट STP, 10 लीटर 10 लीटर ऑफ द गैस एट STP वे, WEIGH, वे मतलब वजन, उसका वजन, वे इज इक्वल्स टू 11.6 ग्राम, 11.6 ग्राम। Therefore 22.4 लीटर, 22.4 ही क्यों नहीं, क्योंकि वो एक मोल की गैस का वॉल्यूम होता है और एक मोल की गैस का वॉल्यूम का मास मोलर मास के बराबर हो जाएगा, तो आ जाएगा ना मोलर मास हमारा। तो 22.4 लीटर ऑफ द गैस एट STP, 22.4 लीटर ऑफ द गैस एट STP will weigh, 22.4 liter of the gas at STP will weigh is equals to 11.6 divided by 10 into 22.4। जो मैंने लिखा है कैलकुलेशन, निकाल दो तो कैलकुलेशन कितना आ रहा है। अरे इतना कैसे आ रहा है,
25.88 कि 9 कुछ आ रहा है। 25.984 जिसको अपन अप्रोक्सीमेटली 26 ले लेते हैं, क्योंकि n की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, होल नंबर होना चाहिए वो। सुन रहे क्या? तो 25.984 को आप अप्रोक्सीमेटली 26 लिख दो। लिख रहे हैं? ये क्या है आपका मोलर मास, यानी n निकालने के लिए हमें न्यूमरेटर मिल गया। अब डिनोमिनेटर तो आपके पास फॉर्मूला है ना, CH, कितना हो जाएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला मास लिखो नीचे, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल्स टू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 12 प्लस 1 CH, कितना हो गया? 13 ग्राम। करेक्ट। अब निकाल ले n, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास या मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, तो कितना हो जाएगा? 26 डिवाइडेड बाय 13 विच विल बी 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला C2H2। किसी को नाम याद है इसका? बोलो बोलो। इथाइन। इथिन कैसे होगा? इथिन C2H4 होता था। इथाइन अल्काइन का पहला मेंबर, अल्काइन का पहला मेंबर कैसे बनेगा? इसका स्ट्रक्चर कार्बन और कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड, अब 3 बॉन्ड बन गई है, तो एक H यहां, एक H यहां। इथाइन को यूज करते हैं एज अ वेल्डिंग गैस। ठीक, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, पढ़ोगे है ना? क्लियर है ये? चलो, एक लास्ट क्वेश्चन बच गया, 35। इसको देख के एंड करेंगे चैप्टर। एंड जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा है वो सैटरडे को इस चैप्टर का टेस्ट देंगे। ठीक है, आप तीनों को छोड़ देता हूं और उधर दोनों को छोड़ देता हूं, 5 लोग को छोड़ के बाकी सब देंगे। ठीक है, तू क्या सोचा था मेरे को भी छोड़ेंगे? बिल्कुल छोड़ूंगा मैं, सारे तो कॉन्सेप्ट रिपीट करवा दिया मैंने। लिमिटिंग रिएजेंट तूने देख लिया, स्टोइकोमेट्रिक देख लिया, एम्पिरिकल फॉर्मूला देख लिया, है ना? मोल कंसेप्ट तुझे आता है, आईसीसी में तो शायद 10th में है ना मोल कंसेप्ट, 9th-10th में। हाँ हाँ, बाकी क्योंकि सीबीएसई वालों के में 9th में था, बट वो भी कट गया था। सीबीएसई वाले 9th में नहीं पढ़े हैं मोल कंसेप्ट उतना अच्छे से, इसलिए 11th में इंट्रोड्यूस्ड है मोल कंसेप्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ते हैं लास्ट, फिर एंड करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ एक्वस HCl अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। रिएक्शन देखो क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस 2HCl gives CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। ये रिएक्शन याद करो, हमारे एसिड बेस का रिएक्शन है ये। इवन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट सॉल्ट रिएक्ट्स विथ एसिड, इट गिव्स सॉल्ट, CO2 एंड H2O। और ये सॉल्ट कहां से बना है? इसका कैट आयन और इसका एन आयन से, Ca2 पॉजिटिव एंड Cl1 नेगेटिव। फॉर्मूला क्या बनेगा? क्रिस क्रॉस करोगे तो CaCl2। बैलेंस है इक्वेशन, देख लो एक बार, बैलेंस है? ठीक है, तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? व्हाट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 25 ml ऑफ 0.75 m HCl। ये मोलारिटी का क्वेश्चन है थोड़ा सा, है ना? आपको कितना CaCO3 चाहिए किससे रिएक्ट करने के लिए? HCl से रिएक्ट करने के लिए। HCl का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 25 ml। आपके पास कितना HCl है? 25 ml HCl है, तो आपको उतना ही ऐड करना है CaCO3 जितना वो रिएक्ट कर सके, एक्स्ट्रा नहीं डालना है। सुन रहे क्या? और ऊपर से HCl का कंसंट्रेशन भी दे दिया है कि वो HCl का कंसंट्रेशन कितना है? 0.75 m। इसका मीनिंग क्या हुआ? मैंने आपको उस दिन क्या बताया था कि कहीं पे भी जैसे 2m भी लिखा है तो हमारा मोलारिटी का डेफिनेशन याद कर लेना। मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। याद करो फॉर्मूला, है ना?
तो अब किसी सॉल्यूशन का अगर मोलैरिटी 2 आ रहा है, उसका मतलब क्या है कि 2 मोल 1 लीटर में डिसॉल्व होगा, तभी आएगा 2 मोल, 2 मोलैरिटी। तो यहां पर भी आप ये समझिए, एसिड में दो चीजें होती है। क्या क्या होता है एसिड में? एसिड और पानी। एसिड और पानी। अगर कोई कंसंट्रेटेड एसिड है तो उसमें पानी कम होगा, एसिड ज्यादा होगा, और डाइल्यूट होगा तो पानी ज्यादा होगा, एसिड कम होगा। तो 0.75 m HCl का मीनिंग क्या है? 0.75 मोल HCl in 1 liter of solution। वाटर मत बोलो, सॉल्यूशन। समझ रहे? मतलब आपने इतना HCl डाला कि ओवरऑल पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर हो गया। और कितना HCl डाला आपने? 0.75 मोल। ये होता है इस अकेले वर्ड का मतलब। ठीक है, तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं, लिखते हैं। तो पहले लिखो नीचे, पहले निकाले तो HCl कितना ग्राम है, तो इतना मोल है, इसको मास में कन्वर्ट कर देंगे। लिखिएगा नीचे, 1000 ml of 1000 ml of 1000 ml of 0.75 m HCl। 1 लीटर में तो 1000 ml हो गया ना। 1000 ml of 0.75 m HCl contains HCl is equals to contain HCl is equals to 0.75 मोल। 0.75 मोल। ठीक है, इसको मास में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे मास में कन्वर्ट? 1 मोल का मास कितना होता है HCl का? 1 प्लस 35.5 दैट इज 36.5 ग्राम। ये तो 1 मोल का मास है, हमें तो 0.75 पे निकालना है, तो 0.75 को मल्टीप्लाई कर देंगे 36.5 से। इतना तो मोल आया ना। आगे लिखेंगे 0.75 इंटू 36.5, इतना ग्राम आ जाएगा HCl। नंबर ऑफ मोल क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मास निकालने के लिए क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास। वही किया मैंने यहां पे, नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास। जिसको डाउट हो रहा है 36.5 कहां से आया, तो वो 1 हाइड्रोजन का मास होता है और 35.5 क्लोरीन का मास होता है। तो ऐड होकर कितना हो जाएगा? 36.5। कितना आ रहा है देखो, मल्टीप्लाई करके दोनों को। कितना ग्राम HCl है हमारे पास? ट्वेंटी सेवन नहीं, 24 पॉइंट आएगा। वही वही थोड़ा होता है, 3 ग्राम का फर्क है। 24.375 ग्राम, है ना? अब मेरी बात सुनोगे क्या? वो एक तपेली दूध में 6 चम्मच शक्कर डाले हो, तो कुछ मिठास आई होगी ना दूध में। उतनी ही मिठास अगर मुझे आधी तपेली दूध में चाहिए, तो शक्कर भी आधी डालूंगा ना, कि उतनी ही डालूंगा? कम करेंगे ना। ये मैंने उस दिन ही बताया था ना आपको, कि प्रोपोर्शनली हम सब चीजें बढ़ाते या घटाते हैं। आपको 1 पैकेट मैगी बनानी है तो आप 1 कप पानी और 1 पैकेट मसाला डालोगे। और आपको 4 पैकेट मैगी बनानी है तो 1 कप और 1 पैकेट मसाला नहीं डालोगे। उसके लिए प्रोपोर्शनली आप 4 पैकेट मसाला और 4 कप पानी डालोगे। हाँ या ना? ये जो अपने पास आंसर अभी आया है, इतना ग्राम HCl, ये 1000 ml HCl में है। पर आपको क्वेश्चन में कितना ml HCl दिया है? 25। सेम कंसंट्रेशन को बनाए रखते हुए, यानी कि 0.75 m कंसंट्रेशन बना रहे, आपको कितना HCl डालना पड़ेगा 25 ml में? तो आप यहां से निकाल सकते हो कि 1000 ml में HCl इतना ग्राम है, तो 25 ml में कितना होना चाहिए HCl? क्वेश्चन समझे मेरा? 1000 ml में, 1000 ml HCl सॉल्यूशन में HCl कितना है? 24.375 ग्राम HCl है, बाकी पानी है। तो 25 ml में कितना होगा? 24.375 अपॉन 1000। एक लाइन खा दिया मैंने ना 1 ml वाली, ये 1 ml में होगा। अपने को तो 25 ml है, 40 से डिवाइड कर दो। बताओ जल्दी कितना मास आएगा? कितना मास आएगा HCl का, जल्दी बताओ।
0 पॉइंट समथिंग आएगा। जीरो पॉइंट सिक्स 0.6844 आ रहा है। 0.6844 नहीं आ रहा है। आप इसको थोड़ा सा 5 के टेबल से कट भी कर सकते हो, तो 8 टाइम्स में आया ये, और ये हो जाएगा 5 से जाएगा तो 4 टाइम्स में, बचा 4, 43 8 टाइम्स में, है ना। फिर बचा 3, 43, हाँ 3 बचा 37, 7 टाइम्स में 2, 4.875, 5 से कैंसिल किया। अब 8 से डिवाइड कर दो तो 0.6 0 आ रहा है क्या? सबका आ रहा है क्या? तो फिर हो सकता है इसमें गलत दिया होगा कैलकुलेशन। तो जाओ मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ। हाँ हाँ, ये भी सही है, यहाँ भी आएगा 6। आप 8 से डिवाइड करोगे तो पहले तो 0.6 आया, फिर 7 तो जाना नहीं वाला, तो 0 आएगा इसमें। हाँ बराबर आएगा। एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं। 24.375 डिवाइड बाय 40, हाँ 0.6093। ठीक है चलेगा। मतलब आपके पास एक्सेल इतना ग्राम दिया था, तो अभी आपने पता अभी तक क्या किया। मैंने जो आपको 25 ml 0.75 m एक्सेल दिया था, उसका मीनिंग ये है, पॉइंट उस पूरे 25 ml में एक्सेल इतना ही है, बाकी क्या है? पानी। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, पढ़ो। आपको निकालना था कि कितना CaCO3 लगेगा कंप्लीटली रिएक्ट करने में इतने ग्राम HCl के साथ। हमारे पास इक्वेशन में क्या है, देखो आप इक्वेशन में क्या क्या लिखा हुआ है। CaCO3 कितना है? प्लस 2HCl, ऐसे ही है ना। तो इसका मास निकालते हैं। कैल्शियम में कितना मास होता है? 40 प्लस 12 प्लस 48, ऐड करने में कितना आएगा? 100 ग्राम। और ये कितना आ रहा है? 2 इंटू HCl, एक HCl का 36.5 है, डबल करेंगे तो 73 ग्राम। यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। अब कैसे? 73 ग्राम HCl के लिए कितना CaCO3 चाहिए? तो 1 ग्राम के लिए तो इतने ग्राम के लिए इसी में बस ये L2 कर देंगे। समझे क्या? देखो इसके बाद वाले क्वेश्चन में एक बार ध्यान देना, फिर इसको लिखना। सुनो सुनो एक बार। इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत इजी था, वो HCl और MnO2 वाला, जो हमने लास्ट क्लास में किया, जो आज मैंने रिपीट भी किया। वो इजी क्यों था? क्योंकि ऑलरेडी मास में ही पूछ दिया था कि 5 ग्राम MnO2 को कितना ग्राम HCl की रिक्वायरमेंट है ना। तो वो बहुत इजी बन गया क्वेश्चन। बट यहां पे HCl का मास नहीं देकर के क्या दे दिया? वॉल्यूम, वो भी कंसंट्रेशन के साथ। तो उन दोनों की हेल्प से पहले आपने क्या निकाला? HCl का मास। इतना काम तो हमने MnO2 वाले क्वेश्चन में भी किया है ना, क्योंकि वहां डायरेक्टली मास दिया था कि 5 ग्राम MnO2 के लिए कितना HCl लगेगा। तो आप सीधा रिएक्शन से देख लिए कि 146, आज का पहला क्वेश्चन आपने सीधा क्वेश्चन में देख लिया कि 146 ग्राम HCl को 87 ग्राम MnO2 लगता है, तो 5 ग्राम को कितना लगेगा? तो आपने यूनिटरी मेथड से डायरेक्टली निकाल दिया। बट इस क्वेश्चन में ग्राम में दिया ही नहीं था HCl। तो HCl कैसे दिया था? एकदम घुमा के दिया था कि HCl का कंसंट्रेशन दिया था और HCl का वॉल्यूम दिया था। तो आपने उस वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट किया एक्चुअली, कि 25 ml अगर आपके पास HCl है, उसका कंसंट्रेशन अगर 0.75 m है, उसका मीनिंग है ना कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन नहीं देता तो आपको समझ में नहीं आता कि HCl है कितना उसमें। आपको तो टेस्ट ट्यूब में मैंने 25 ml दे दिया HCl, अब उसमें HCl कितना क्या पता, पानी कितना क्या पता। जब तक कंसंट्रेशन नहीं पता होगा उसमें कितना HCl है, तब तक आप नहीं बता पाओगे कि इसमें HCl कितना है। तो आपको दे दिया था 0.75 m उसका कंसंट्रेशन है, इसका मतलब हर 1000 ml में 0.75 m HCl है।
तो 25 ml में कितना होगा डिवाइड करके निकाल लेंगे, पर वो मोल में कन्वर्ट हुआ है, उसको मास में कन्वर्ट करने के लिए हमने मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, 36.5 से मल्टीप्लाई किया था ना, आगे 36.5 से कहां मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पे, मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए, मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए। यहां हमारा ये आया था, बट ये 1000 ml में था, फिर से प्रॉब्लम, आपको तो 25 ml दिया है, तो उसको 25 ml में कन्वर्ट किए, तो वो कितना आया, इतना ग्राम। अब हमारा क्वेश्चन वहां पहुंचा जो क्वेश्चन 36 है, समझे क्या, तो इतना हमको मेहनत करना पड़ा, गिवन कंसंट्रेशन से वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करने के लिए, समझे मैंने क्या बोला अभी, गिवन कंसंट्रेशन को वॉल्यूम, गिवन कंसंट्रेशन के वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करने के लिए इतना सब तामझाम किया अपन। अगर पहले ही बोल देता कि इतना ग्राम HCl है, बताओ कितना CaCO3 लगेगा, तो ये क्वेश्चन तो 36 जैसा ही हो जाता पूरा, कि इतना MnO2 है, कितना HCl लगेगा बताओ, समझे क्या। देखिए इतना काम तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया है ना, देखो ये सब किए नहीं थे, तो ये काम हमने वहां भी किया अभी, मैं क्लियर, ठीक है, तो ठीक है आज के लिए इतना रहने देते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, फर्स्ट चैप्टर, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब नेक्स्ट क्लास से अपन स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जाएंगे ना, जो कि आपने थोड़ा बहुत 9th क्लास में पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्या क्या मॉडल थे आपको याद है किसी को, जे थॉमसन का पहला मॉडल था वो प्लम पुडिंग वाला मॉडल, फिर कौन आया था उसके बाद, रदरफोर्ड आए थे, उनका मॉडल, उन्होंने जे थॉमसन के मॉडल को खारिज कर दिया था, फिर बोर, आप बोर तक ही पढ़े हो अभी तक, है ना, बट अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, मतलब बोर तक हम उसको बोर को सही मानते थे, कॉन्फ़िगरेशन भी लिख देते थे, बट एक्चुअली बोर के आगे भी कुछ और थ्योरी है, तो उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू।